नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं आपका इतिहास का अध्यापक शशि भूषण। आज हम इतिहास के चौथे पाठ इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 ईस्वी से 1200 ईस्वी इस चैप्टर के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ाएंगे। तो ये आपका जो चैप्टर है इस्लाम का उदय और विस्तार, तो इसके बारे में जानेंगे कि इसका उदय किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार से ये पूरे जो है महाद्वीप में या विश्व के अन्य भागों में फैल गया था इस्लाम का। तो चलिए पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए मानचित्र दिखाते हैं पहले हम आपको। ये देखिए, आपको हम जो दिखा रहे हैं ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की पिछले वर्ष जो कक्षाएं हुई थी 11वीं की, उसी की ही आपकी ये स्लाइड्स है। उस कक्षाओं की जो चली थी उनकी ही स्लाइड्स है, तो उसी से हम आपको ये दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका एक मानचित्र दिखाया हुआ है इसमें। ये आपका मानचित्र के अंदर देखिए ये दिखाया हुआ है इसमें। यहाँ पर ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर ये सऊदी अरब है, देखिए इस तरीके से ये आपका अरब है। ठीक है, और इसमें ये आपका ये यहाँ पर मक्का और ये मदीना यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो ये जो आपका जो क्षेत्र है इस तरीके से ये आपका देखिए ये यहाँ पर जो ये आपका इसमें बताया गया है कि ये यहाँ पर इस्लाम का ये प्रभावित क्षेत्र था। ठीक है, यहाँ पर इस्लाम का जो है उदय होता है और विस्तार होता है यहीं से ही। तो चलिए इस मानचित्र के माध्यम से अब जो हम आगे बढ़ते हैं, मानचित्र से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ चलिए आगे शुरू करते हैं कि इस्लाम का उदय और विस्तार। इस्लाम का उदय और विस्तार किस प्रकार से होता है, इस पाठ के अंतर्गत हम जानेंगे। देखिए क्या है, अरब में इस्लाम का उदय, अरब में इस्लाम का उदय और धर्मनिष्ठा, समुदाय और राजनीतिक, फिर इस्लामिक कैलेंडर, फिर खलीफाओं का शासन, उनका विस्तार, गृहयुद्ध उसके बारे में जानेंगे, फिर उम्मेद और राजतंत्र का केंद्रीकरण, फिर अब्बासी क्रांति के बारे में जानेंगे इस पाठ के अंतर्गत हम जो है। ठीक है, और हमारा जो छठा पॉइंट होगा वो खिलाफत का विघटन और सल्तनत का उदय कैसे होता है। फिर धर्मयुद्ध के बारे में जानेंगे। फिर यहाँ पर इस्लामिक क्षेत्र में यानी कि अरबी जो क्षेत्र था इसमें अर्थव्यवस्था, कृषि, शहरीकरण और वाणिज्य व्यापार, फिर विद्या और संस्कृति। तो इन पाठ के बिंदु के अंतर्गत जो है हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए जो हम शुरुआत करते हैं आपका, ये देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसका। देखिए ये हमारा इस्लाम का उदय और विस्तार। इस्लाम का उदय और विस्तार, इसके सोर्स क्या है, इसके स्रोत क्या हैं। देखिए हमारे हमें मतलब जानकारी इस्लाम के बारे में जो है किन किन चीज़ों से प्राप्त होती है। तो हमारा पहला जो है आपका ये दिखा रखा है इतिव्रत। इतिव्रत दिखा रखा है। इतिव्रत क्या होता है, घटनाओं का कालक्रम। घटनाओं को कालक्रम यानी कि क्रमवार रूप में लिखना। मतलब पहले कोई घटना होती है, पहले उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद कोई दूसरी घटना होती है, फिर उसके बाद दूसरी घटना को लिखा जाएगा, फिर तीसरी घटना को लिखा जाएगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं इतिव्रत, यानी घटनाओं को कालक्रम के अनुसार लिखा जाना। ठीक है, तो पहला स्रोत हमारा ये हो गया। दूसरा हमारा आ जाता है ये, तो पहला ये हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा आ जाता है अर्ध ऐतिहासिक कृतियाँ। अर्ध ऐतिहासिक कृतियों के अंतर्गत क्या जाता है आपका, मतलब कुछ ऐसी कृतियाँ जो जिनके बारे में हमें पुस्तकों से भी मिलता है और कुछ मौखिक रूप से जो है हमें पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त हुई हैं। तो उनमें जो है अर्ध ऐतिहासिक कृतियों में क्या जाता है, जीवन चरित्र, मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र, पैगंबर साहब के कथन और उनके कृत्य जो हदीस में लिखे हुए हैं, फिर कुरान के बारे में टिकाए। तो ये हमारा हो गया अर्ध ऐतिहासिक कृतियों। इनसे भी हमें जो है इस्लाम के उदय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है बच्चों। ठीक है, अगला जो पॉइंट हमारा ये देखिए, ये था आपका, हाँ ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 पर आ जाते हैं प्रत्यक्ष दर्तियों वृत्तांतों का संग्रह। हमें देखो ये जो जितने भी ये जो वर्णन प्राप्त हुए ना, ये वाले अर्ध ऐतिहासिक कृतियों के जो वर्णन प्राप्त हुए हैं, ये हमें जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। एक बहुत बड़ा संग्रह है प्रत्यक्षदर्शियों का, यानी कि उस समय जो लोग रहे हैं उन्होंने उनको इकट्ठा किया था और उनका जो संग्रह है उसको अखबार के नाम से जानते हैं। तो हमें ये जो अर्ध ऐतिहासिक कृतियाँ हैं, प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांतों का जो संग्रह है, उससे हमें ये उसका ये भाग है, उससे हमें ये प्राप्त होती जाती हैं अर्ध ऐतिहासिक कृतियाँ। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है ये देखिए, ये हमारा है दस्तावेजी साक्ष्य। दस्तावेजी साक्ष्य कौन से होते हैं, जैसे कि राजा ने कोई आदेश दिया है तो वो लिखित जो आदेश दिया है वो पत्र वो या निजी पत्राचार, वो हमारे दस्तावेजी साक्ष्य के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर आ जाता है हमारा ये अगला पॉइंट है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य क्या जाता है, जैसे कि उस समय के बने हुए महल, मुद्राएं और कुछ अभिलेख, ये हमारे पुरातत्वीय साक्ष्य हैं जिनके माध्यम से हम उस समय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलो ये बच्चे हो गए हमारे इस तरीके से इस्लाम के बारे में जानने के लिए जो है स्रोत है। ठीक है, तो इसी स्रोतों को जो हम देखिए 6 भागों में दिखा रखा हमने। कितने भागों में दिखाया हुआ है ये 6 भागों में हमें दिखाया हुआ है। पहले देखिए इतिव्रत वही वाला, फिर दूसरा अर्ध ऐतिहासिक, फिर दस्तावेजी साक्ष्य, फिर पुरातात्विक साक्ष्य, फिर इतिहास लेखन,
फिर इस्लाम के इतिहासकार। तो इन 6 सोर्स के माध्यम से, स्रोतों के माध्यम से इस्लाम के उदय के बारे में हम जानते हैं। तो पहला पॉइंट लेते हैं हम, देखिए आपका जो पहला पॉइंट हमारा, इसको ले लेते हैं ये रहा, इतिवृत्त, जिसको हमने अभी पहले बताया था। तो इतिवृत्त क्या है? सन 600 से लेकर 1200 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में जानने का ये प्रमुख स्रोत है। ठीक है, 600 से लेकर 1200 ईस्वी के दौरान इस्लाम का उदय होता है और इस्लाम का विस्तार होता है। तो ये इतिवृत्त उस समय, जिसको कहते हैं तवारीख, इतिवृत्त का मतलब हो गया तवारीख। तो ये प्रमुख स्रोत हो गया 600 से लेकर 1200 ईस्वी के बारे में जानने का। फिर इसी के अंतर्गत दूसरा पॉइंट हमारा, इतिवृत्त में घटनाओं का वृत्तांत है। इतिवृत्त में क्या होता है? हमने कहा था ना कि घटनाओं को जो है वृत्तांत होता है, यानी कि कालक्रम के अनुसार, यानी कि जो पहले घटना घटी पहले उसका वर्णन होगा, फिर उसके बाद दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, फिर चौथी आएगी। तो इसको कहते हैं घटनाओं का वृत्तांत, यानी कि कालक्रम के अनुसार दिया जाता है इतिवृत्त के अंदर या तवारीख के अंतर्गत। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो इसके बाद हमारा जाता है ये दूसरा अर्ध ऐतिहासिक। क्या है ये? अर्ध ऐतिहासिक कृतियाँ। तो अर्ध ऐतिहासिक कृतियों में देखिए यहाँ पर आ जाते हैं हम, ये अर्ध ऐतिहासिक कृति, यानी कि नंबर 2 वाला हम स्रोत जान रहे हैं। देखिए इन कृतियों का निर्माण, हमने कहा ना इसमें क्या आ जाता है आपका, जैसे कि आपका शिरा आ गई, मोहम्मद साहब के कथन आ गए, कृत्य आ गए और कुरान पर टीका आ गए, वो 3 चीज़ इसके अंतर्गत आ जाते हैं। देखिए इन कृत्यों का निर्माण जिस सामग्री से किया गया था वह प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांतों का बहुत बड़ा संग्रह था। यानी कि इसके अंतर्गत जो पॉइंट थे आपके, जो स्रोत थे, उनको जो है उस समय जो लोग थे उनके द्वारा लिखा गया था, उनके द्वारा इकट्ठा किया गया था और उसी से जो है हमने ये अर्ध ऐतिहासिक कृतियाँ इकट्ठा की है। कहते हैं कि वृत्तांत 2 रूपों में लिखे गए थे, एक मौखिक और लिखित, है ना। अर्ध ऐतिहासिक यानी कि कुछ तो लिखित भी था और कुछ जो है मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से हमें प्राप्त हुआ है। तो मौखिक और लिखित 2 रूप में हमें ये अर्ध ऐतिहासिक जो है सामग्री है प्राप्त होती है। हाँ, और ये जो भी सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं उस समय के बारे में, उन सूचनाओं की प्रामाणिकता की जांच के लिए आलोचनात्मक तरीके से की जाती है। किस तरीके से? हर चीज़ को जो है उसकी प्रामाणिकता जांची जाती है, तब उसको जो है इतिहास में हमारे इतिहासकार शामिल करते हैं। तो कौन से जो है तरीके हैं इनके जांचने के, उनकी प्रामाणिकता जांचने के? कि सूचना भेजने की श्रृंखला का पता लगाना, यानी कि जो हमें सूचना प्राप्त हुई है प्राचीन समय के बारे में, वो जो है कहाँ से जो है उस आरंभ हुई थी। तो एक तरीका ये है। दूसरा है वर्णनकर्ता की विश्वसनीयता, यानी कि जिसने इस चीज़ के बारे में वर्णन किया है, उस समय के बारे में वर्णन किया है, तो उस व्यक्ति की विश्वसनीयता को भी देखा जाता है, तब जो है उस चीज़ को सत्य मानते हैं हमारे इतिहासकार। ठीक है, तीसरा जो हमारा इसमें आ जाता है विपरीय मुद्दा जो है कि विवादास्पद मुद्दों के मामलों में मध्यकालीन मुस्लिम लेखकों ने अपने स्रोतों से ज्ञात एक ही घटना के विभिन्न रूपांतरण प्रस्तुत किए हैं। कई सारे मुद्दे ऐसे आ जाते हैं, पॉइंट्स ऐसे आ जाते हैं कि जिसके बारे में थोड़ा सा विवादास्पद हो जाते हैं स्थिति। तो उस समय के जो मुस्लिम लेखक थे उन्होंने क्या किया? अपने स्रोतों से ज्ञात एक ही घटना के विभिन्न रूपांतरण प्रस्तुत किए। यानी कि उस समय जितने भी हमारे पास स्रोत मिले इतिहासकारों को, उन्होंने एक ही घटना के विभिन्न रूप प्रस्तुत कर दिए कि भाई अगर ये विवादास्पद मुद्दा है तो इसके बारे में ये भी कहा गया है, ये भी कहा गया है और ये भी कहा गया है। तो ये हमारा हो गया बेटा इस तरीके से अर्ध ऐतिहासिक कृतियों से संबंधित हमारा बिंदु जो है। आगे चलते हैं, हमारा जो तीसरा पॉइंट इसी के अंतर्गत देखिए, हाँ, अर्ध ऐतिहासिक कृतियों के अंतर्गत ही कि अधिकतर रचनाएं जो हमारी अर्ध ऐतिहासिक करती हैं ना, वो ज़्यादातर रचनाएं अरबी भाषा में लिखी हैं। किस में लिखी हैं? अरबी भाषा में लिखी गई हैं। हाँ, और अरबी भाषा की जो सबसे अच्छी जो पुस्तक है वो है तबरी की तारीख। याद रखना आप, ये तबरी नाम का एक व्यक्ति था, उसने तारीख नाम की एक पुस्तक लिखी थी अरबी भाषा में, इस्लाम के उदय से संबंधित जो है। ठीक है, ये अक्सर पेपर में आता है, तो तबरी की तारीख है किस भाषा में लिखी गई है। अगला जो है, और इसके अलावा और भी कुछ हमारे अरबी भाषा में जो हमारे पास कृतियाँ हैं जो लिखी गई हैं, कह रहा इसका 38 खंडों में जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। ये जो तबरी की जो तारीख पुस्तक है, इसको 38 भागों में अंग्रेजी में भी इसको अनुवाद किया गया है इतिहासकारों के द्वारा। इसके अलावा फारसी में, एक तो अरबी भाषा में है ऐतिहासिक कृतियाँ और अरबी भाषा में भी है देखिए। तो लेकिन अरबी भाषा में थोड़ा कम मिलती है हमें, उनमें जो है कहाँ पर मिलती है? ईरान और मध्य एशिया के बारे में जानकारी ज़्यादा दी गई है। जो फारसी में जो हमें इस्लाम के उदय के बारे में जानकारी है, उसमें थोड़ा फारसी वाली किताबें कुछ कम हैं, और जो मिली हैं उनमें ज़्यादातर मध्य एशिया और ईरान के बारे में जानकारी ज़्यादा दी गई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और कौन से स्रोत है हमारे? देखिए इसी के अंतर्गत जो है सीरिया की में लिखे गए ईसाई वृत्तांत ग्रंथों में इस्लाम के इतिहास पर महत्वपूर्ण रोशनी पड़ती है। इसके अलावा सीरिया यानी कि जो आपका सीरिया का जो क्षेत्र है उसके आसपास ईसाई ग्रंथ भी लिखे गए, ईसाइयों के द्वारा लिखे गए कुछ ग्रंथ हैं, उनसे भी हमें इस्लाम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से देखिए ऐतिहासिक कृतियों में कई सारी चीज़ें आ गई। अरबी भाषा के
पुस्तकें, फारसी भाषा की पुस्तकें और सीरियक भाषा में लिखे गए ईसाइयों के वृत्तांत आ गए। इसके अलावा कुछ अन्य स्रोत भी हैं जिनसे हमें इस्लाम के बारे में जानकारी मिलती है। वो कौन सी है? कुछ पुस्तकें, भूगोल, यात्रा वृत्तांत और साहित्यिक रचनाएं, कहानी और कविताएं, इनसे भी हमें जानकारी इस्लाम के बारे में मिलती है। यानी कि कुछ भूगोल की पुस्तकें हैं, कुछ लोगों के यात्रा वृत्तांत जो समय समय पर जो है इस क्षेत्र में आए, अरब क्षेत्र में, उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत लिखे। इसके अलावा कुछ कहानी और कविताएं उस समय के लोगों द्वारा लिखी गई हैं, तो उनसे भी हमें इस्लाम के उदय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो बच्चों, इस प्रकार से ये हमारा हो गया इस अर्ध ऐतिहासिक कृत्यों से संबंधित। ठीक है, चलिए अगला स्रोत हमारा जाता है दस्तावेजी साक्ष्य। चलिए इसको लेते हैं हम। दस्तावेजी साक्ष्य देखिए क्या है ये। दस्तावेजी साक्ष्य ये रहा। तीसरा पॉइंट जो है कि लेखों के खंडित अंश जैसे कि सरकारी आदेश अथवा निजी पत्राचार। तो दस्तावेजी साक्ष्य क्या होते हैं? जैसे राजा ने अपने कर्मचारियों को एक पत्र लिखा, वो आदेश, या एक राजा ने दूसरे राजा को लिखा, वो आदेश। तो इस प्रकार के जो दस्तावेज होते हैं वो हमारे दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं। या लोगों ने या अधिकारियों ने आपस में एक दूसरे को पत्र लिखा, तो वो भी हमारे दस्तावेजी साक्ष्य के अंतर्गत आ जाते हैं। और ये जो है दस्तावेजी साक्ष्य देखिए कहाँ से मिलते हैं कि समूचा साक्ष्य यूनानी और अरबी पेपायरस और गेनिजा अभिलेखों से प्राप्त होता है। जितने भी हमारे दस्तावेजी साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिलते हैं? यूनानी और अरबी पेपायरस और गेनिजा अभिलेखों से प्राप्त होता है। यानी कि जो दस्तावेज हमें मिलते हैं कहाँ से? यूनान से और अरबी पेपायरस। अरबी पेपायरस होता है कि लिखने की सामग्री है, पेज है, उसके ऊपर लिखे जाते थे ये दस्तावेज हैं। और गेनिजा अभिलेखों से, और कुछ अभिलेख हैं पत्थर के ऊपर भी लिखे गए, तो वो भी हमारा एक तरीके से दस्तावेजी साक्ष्य माना जाता है। ठीक है, अभिलेख भी माना जाएगा, पत्र वगैरह भी माने जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें ही। हाँ, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है बच्चों, ये है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य जो है कैसा होता है? पुरातात्विक यानी कि पुरानी वस्तुएं जो हमें वर्तमान समय में मिलती हैं, उनसे हमें कैसे जानकारी प्राप्त होती है। तो पुरातात्विक साक्ष्य के अंदर देखिए, उजड़े हुए महल जब हम खुदाई करते हैं तो उससे हमें महल से भी जो है उस समय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कोई महल हो, इमारत हो, किला हो, उससे जो हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है प्राचीन समय के बारे में। और दूसरा इसी के अंतर्गत क्या है? सिक्के। प्राचीन समय के सिक्के जब हमें प्राप्त होते हैं, खुदाई से प्राप्त होते हैं, उनसे भी हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा शिलालेख, जो शिलालेख जगह जगह लगाए गए हैं विभिन्न शासकों के द्वारा, उन शिलालेख के अंतर्गत भी हमें बहुत सारे वर्णन उस समय के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ये देखिए आपके कुछ ये दिखा रखे हैं सिक्के, ये रहा कि ये अब्द अल मलिक द्वारा अपने नाम व रूप में ढाला गया सिक्का। ये अब्द अल मलिक द्वारा जो है अपने नाम के साथ ढाला गया सिक्का था, सोने का सिक्का है। इसको दिनार बोलते थे सिक्के को। तो दिनार जिस पर जो है लिखावट है, इस पर कलमा गड़ी हुई है, अल्लाह के सिवाय कोई अन्य खुदा नहीं है और अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए सिक्के से भी हमें जानकारी मिल रही है उस समय के बारे में, और अभिलेख से भी मिलती है हमें जानकारी, और जो प्राचीन इमारतें हैं उनसे भी हमें जो है जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ये हमारा हो गया चौथा पॉइंट, पुरातात्विक साक्ष्य। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है बच्चों, देखिए यह है इतिहास लेखन है। इतिहास लेखन कैसे शुरू होता है इस्लाम के बारे में जो है? खैर इस्लाम का जो इतिहास है 19वीं शताब्दी में जो है लिखना आरंभ होता है। किसके द्वारा? जर्मनी और नीदरलैंड के विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर जो पढ़ा करते थे उनके द्वारा जो है इस्लाम का इतिहास लिखना शुरू होता है 19वीं शताब्दी में। तो ध्यान रखना कि जर्मनी और नीदरलैंड के प्रोफेसर द्वारा 19वीं शताब्दी में इस्लाम का इतिहास लिखना जो है शुरुआत होती है। और इसी दौरान कुछ अन्य लोग भी थे जिनके द्वारा लिखा गया। क्या? मध्य पूर्व में, यानी कि जो हमारे मध्य पूर्व जो आपका एशिया है वहाँ से, और उत्तरी अफ्रीका में, यहाँ पर जो है इस्लाम का अध्ययन करने के लिए फ्रांस और ब्रिटेन के शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित किया गया। तो मध्य पूर्व में और उत्तरी अफ्रीका में जो अंग्रेजों के उपनिवेश थे, फ्रांस के उपनिवेश थे, वहाँ में ब्रिटेन के जो शोधकर्ता थे, जो विद्वान थे, उन्होंने भी जो है इसका अध्ययन करने का कार्य शुरू किया था। किसका? इस्लाम के बारे में जानकारी प्राप्त करने का। चलिए आगे चलते हैं इसी में। इसके अलावा ईसाई पादरियों ने भी इस्लाम में इतिहास के बारीकी से ध्यान दिया और अच्छी पुस्तकें लिखी। तो पादरियों के द्वारा भी देखिए इस्लाम के इतिहास की और बारीकी से उन्होंने अध्ययन किया और बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी। तो ईसाई पादरियों के द्वारा भी लिखा गया, ब्रिटेन के, फ्रांस के लोगों के द्वारा भी लिखा गया, जर्मनी और नीदरलैंड के प्रोफेसर के द्वारा भी इसका जो इतिहास लिखा गया। लेकिन जो ईसाई पादरी थे, ईसाई पादरियों की रुचि जो है इस्लाम की तुलना ईसाई धर्म से करना था। ठीक है, ईसाई पादरियों की रुचि थी कि भाई इस्लाम धर्म की तुलना हम जो है ईसाई धर्म से करेंगे, ज़्यादातर रुचि इसमें थी, इसलिए उन्होंने जो है इस्लाम के बारे में कुछ पुस्तकें लिखी थी। तो ये होगा हमारा इतिहास लेखन किस प्रकार से शुरू होता है 19वीं शताब्दी में। आपका नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आ जाता है वह है, लास्ट का पॉइंट है इतिहास जानने के लिए। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा इस्लाम के इतिहासकार, यानी कि इस्लाम का जो है बारे में और भी कुछ अन्य लोगों के द्वारा लिखा गया है। वो कौन थे? तो देखिए प्राच्यविद
के बारे में कहा गया। कुछ लोग प्राच्यविद कहते हैं, उन्होंने भी लिखा है। प्राच्यविद वे विद्वान हैं जो अरबी और फारसी के अपने ज्ञान और मूल ग्रंथ के आलोचनात्मक विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। तो प्राच्यविद यानी कि प्राचीन चीज़ों का अध्ययन करने वाले या विशेषज्ञ वे लोग थे जो अपने अरबी और फारसी में जो ग्रंथ लिखे गए थे पहले उनको उन्होंने पढ़ा और उन्होंने उसके बाद जो है इस्लाम के बारे में इतिहास लिखना शुरू किया। तो पहले अरबी और फारसी में लिखे हुए ग्रंथों को पढ़ा, उसके बाद जो है उन्होंने इस्लाम के बारे में अन्य ग्रंथ लिखे। ठीक है, तो इसी अंतर्गत जो आता है ये कौन है, एक व्यक्ति इग्नाज गोल्डिजिहार। इग्नाज गोल्डिजिहार ये कौन थे, हंगरी के एक यहूदी थे है, और इन्होंने जो काहिरा, जो मिस्र की राजधानी काहिरा है, वहाँ पर जो है इस्लामिक कॉलेज में जाकर जो है इन्होंने एडमिशन लिया, वहाँ पर उन्होंने अध्ययन किया कई वर्षों तक, और उसके बाद जो इन्होंने इस्लामिक कानून के ऊपर जो है इन्होंने धर्म विज्ञान के बारे में जर्मन भाषा में पुस्तकें लिख दी। जब इन्होंने इस्लामिक कानून के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया, फिर उन्होंने जर्मनी भाषा में जो है इस्लामिक कानून के बारे में कई सारी पुस्तकें लिखी थी। इसका नाम याद रखिएगा आप, इग्नाज गोल्डिजिहार। ये हंगरी के यहूदी थे, कई बार इनके बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसके अलावा 20वीं शताब्दी में कुछ और लोग थे। इतिहास में अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान और सांख्यिकी को शामिल करके इस्लामी इतिहास का दायरा बढ़ाया गया है। इतिहासकारों ने और भी जो है हमें इस्लाम के बारे में जानने के लिए किन और विषयों को जो है सहारा लिया, वो थे हमारे अर्थशास्त्र से भी इस्लाम के बारे में कुछ जानने का प्रयास किया गया। अर्थशास्त्र की जो पुस्तकें थी उनसे, मानव विज्ञान से संबंधित कुछ पुस्तकें थी उनके माध्यम से भी हमें जानने का प्रयास किया गया, और सांख्यिकी के माध्यम से भी जो है इस्लाम को जानने का प्रयास किया गया है। सांख्यिकी मतलब कुछ आंकड़े वगैरह जो होते हैं उनके माध्यम से भी इस्लाम का इतिहास तैयार करने का कार्य हमारे किया गया। तो बच्चे इस प्रकार से हम आपको ये देखते हैं, ये हमारे इस प्रकार से 6 प्रकार के स्रोत हो गए। नंबर 1 इतिवृत्त, दूसरा अर्ध ऐतिहासिक कृत्य, तीसरा दस्तावेजी साक्ष्य, चौथा हमारा हो गया पुरातात्विक साक्ष्य, पांचवा हो गया इतिहास लेखन किन लोगों के द्वारा शुरुआत होती है, और फिर इस्लाम के इतिहासकार इन लोगों के द्वारा जो हमारा ये इतिहास लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आज का वीडियो यहीं तक था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और इससे आपको बड़ी अच्छी सहायता मिलेगी समझने में। तो ठीक है, अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।